वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 ये लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है। रात में 3-3 बजे तक इसके डिस्कशंस चलते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी में इसमें वोटिंग हो जाती है और ये पास हो गया। अब राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिलनी है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि सड़कों पर भारी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये संशोधन चाहिए ही नहीं। कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कई नेता हैं, कई धर्मगुरु हैं जो इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल। ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाँधने वाला है ये बिल। ये वक्फ की जो ऑटोनॉमी है उसको रोक देगा। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम तरह के कन्फ्यूजन्स हैं और इसको क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील जयप्रकाश सर। तो हम चलिए उनसे जानते हैं कि इस बिल को लेकर के जो तमाम तरह के कन्फ्यूजन चल रहे हैं वो कैसे क्लियर होंगे? इस बिल के से किसको वाक़ई में फ़ायदा होने वाला है? क्या ये बिल वाक़ई में किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलिजन के खिलाफ है या उस रिलिजन के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जिसको वो अभी तक देख नहीं पा रहे हैं? थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये जो बिल है, ये बिल का फ़ायदा सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों को होगा, जी। क्योंकि इसके कारण जो केंद्रीकरण हो रहा था संपत्ति का कुछ गिने-चुने लोगों के हाथ में, हुँ। वो उसका अभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा और प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जैसा कलेक्टर के हाथ में जाएगा, हुँ। तो इससे बहुत अच्छी आसानी के साथ ये चीज़ें हो जाएगी और जो एक मोनोपोली हो गई थी कुछ लोगों की, वो मोनोपोली नहीं रहेगी। जी जी। हाँ। लेकिन इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, मतलब 2013 में हम देखते हैं डिस्कशंस के दौरान पार्लियामेंट में कि 2013 में इसमें चेंजेस किए गए, जिसके खिलाफ फिर 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और 2014 में नहीं इसके लिए मतलब हम देख रहे हैं कुछ ऐसा एक्टिव काम, 2019 में नहीं देख रहे हैं जब गवर्नमेंट इतनी मेजॉरिटी में आई। लेकिन 2025 में जब गवर्नमेंट जो है कोalition वाली बनी, तो ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी ने या मोदी गवर्नमेंट ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने उस समय क्यों नहीं ये चेंजेस किए और अब 10 साल बाद क्यों कर रहे हैं? नहीं, का चेंजेस करने का सिस्टम तो शुरू हो गया था, हुँ। क्योंकि अब आग जॉइंट कमिटी रिपोर्ट का देते हैं या कोई जुडिशियल प्रोसेस होता है या लॉ चेंज करने का प्रोसेस होता है, एक 5-6 साल चलता है ऐसा। हुँ। क्योंकि इसमें लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं, एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं, उनकी कमिटी होती है, टीम होती है लॉ कमीशन में, फिर वो ड्राफ्ट होता है, फिर उसका वापस री हियरिंग होता है, री टेस्टिंग होता है, री डिस्कशन होता है, तब बनता है। इसलिए काम चालू हो चुका था और कुछ 370 ये बाकी कुछ जो इसको हाईलाइट करना था, वो काम उनको पहला करना था, इसलिए उन्होंने किया होगा। आई एम नॉट अ बीजेपी स्पोक पर्सन, लेकिन मुझे जो एक लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी। एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर इन अपेक्स कोर्ट मैं इतना बताऊंगा कि इसको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, ये अमेंडमेंट बिल को, क्योंकि बहुत ही एक तरफा हुकुमशाही जैसा चल रहा था ये वक्फ बोर्ड, जी। कि भाई किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे कि ये नोएडा का फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जी, ऐसा। मुझे इस क्लॉज़ के बारे में यस, बताइए कि इसको हटाया गया है और इसी पर यस, बवाल मचा ये हुआ है सेक्शन कि 40 है, सेक्शन 40 हटाया गया है, हुँ। कंप्लीट है। मैं कौन से चेंजेस आए मैं विस्तार से बताऊंगा। और इसके कारण आज़ादी के समय अगर देखते हैं तो 51,000 एकड़ का लैंड वक्फ बोर्ड के पास था, हुँ। और अभी अगर देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे पास 24 का फिगर है, 38,16,291 लाख एकड़ का जमीन मतलब ये है 50,000 एकड़ से से ये 38 लाख एकड़ तक पहुँच गया है। कैसा गया? क्योंकि इतना कोई किसने वक़्त वक़्त का मतलब है डोनेशन करना, हुँ। डोनेट करना हुँ। समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए। हुँ। अभी इतने किसने डोनेट किया है इसका? इसका रिसर्च करना चाहिए, हुँ। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर जो हमारे कितने डीड हुए हैं? मुस्लिम जो पॉलिटिशियंस हैं या जो यस, बॉडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि मुस्लिम जो है वो समाज जो है प्रैक्टिशनर मुस्लिम वो जो है खुल कर के डोनेट करते हैं वक़्फ के लिए, अपने कॉज़ेज़ के लिए, अपने रिलिजन के लिए। डेफिनिटली आई रिस्पेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी। ज़रूर मैं मुस्लिम कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करता हूँ कि हुँ। डोनेशन है, लोगों को बाँटना है, लोगों को देना है, बहुत अच्छा कल्चर उनके पास है। लेकिन सही में जो गिने-चुने मुसलमान हैं, उनके पास अगर देखते हैं तो राजनीति में आने के पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, हुँ। आज कितनी प्रॉपर्टी है। हुँ। और ये वक्फ बोर्ड का फ़ायदा खाली गिने-चुने मुसलमान लिया ऐसा नहीं है, हुँ। नॉन मुस्लिम पार्टी ने भी लिया है इसका बेनिफिट। अच्छा। अभी मैं आपको स्टेट वाइज़ अगर बताऊँगा, हुँ। तो स्टेट वाइज़ अगर फिगर बताऊँगा तो बिहार में लगभग 1,69,000 एकड़ वक्फ बोर्ड की लैंड है। ये गुजरात स्टेट में लगभग 86,000 का है। हुँ। आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है
3,50,000 एकड़ का वक्फ बोर्ड का लैंड है। कर्नाटक स्टेट में देखते हैं तो 5,96,000 का है। ऐसे महाराष्ट्र में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में देखते हैं तो 6,79,000 है। महाराष्ट्र में 2 लाख एकड़ जमीन है। आपको बताऊं मैं कि एक 5-6 महीने पहले एक कर्नाटक का मुसलमान मेरे पास आया था कि 100 एकड़ की जमीन उसकी थी, वक्फ बोर्ड ने उसको क्लेम कर लिया, भाई ये हमारी ही करके। और वो बोलता है कि मेरे दादाजी से ये जमीन मेरी चल रही आ रही है, मैं इसका पूरा जो रेवेन्यू रिसिट जो रेवेन्यू में पे करता हूँ, सब पे करता हूँ, अचानक वक्फ बोर्ड में आ गया, मुझे बचाओ, ये करो, वो करो, वो करो। तो ये क्यों आया? और आर्मी की जमीन, सरकार की जमीन काफी इन्होंने गले में डाल दी है, खुद के गले में डाल दिया है। तो ये जो एक तरफा कानून है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 14 में इलेक्शन होने वाला था तो 13 में ऐसा संशोधन तुष्टिकरण के लिए कर दिया गया कि इसके कारण इतना बड़ा बाउंडर हो गया, इतनी जमीनें उनके गले में चली गई। बराबर है। अभी जो चेंज हो रहा है वो अलग तरीके से चेंज तो हो रहा सर है। हमारे पास क्या 13 से लेकर के 24 तक के बीच का कोई रिकॉर्ड है कि उसमें कितने % ग्रोथ हुई वक्फ की लैंड्स में? बहुत ग्रोथ हुई। अभी आपको बताऊं, वक्त स्टेट जो एट दिस मोमेंट जो है, ये भारत में 3,56,350 वक्त के स्टेट्स हैं। इमोबल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो 8,72,802 है। मूवेबल प्रॉपर्टीज 16,716 है। और ये इतना होने के बाद डिजिटलाइज रिकॉर्ड जो है ये 3,30,000 का हो चुका है। और डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड अच्छा करना, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना, ये जो मक्तेदारी लोगों की मोनोपोली चल रही है कुछ गिने चुने लोगों की, ये मक्तेदारी खत्म करके सही में वक्फ बोर्ड का काम, वक्त जिन्होंने वक्त को प्रॉपर्टी दी है दान में, कि गरीब लोगों तक इसका मदद हो, हॉस्पिटल हो, इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, सबको फायदा हो, वहां तक पहुंचाने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा कदम सरकार का है। जी। सर जैसा कि गवर्नमेंट ने इसमें एक चीज़ ऐड करी है कि इसमें एचआरडी मिनिस्टर जो है हमारे, या जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, वो इस एक कमेटी को हेड करेंगे। इसके अलावा इसमें एक नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो ऐड करने वाली बात है वो रहेगी, और महिला मेंबर्स जो हैं मुस्लिम समुदाय की वो रहेंगी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विवाद उठ रहा है कि आप महिलाओं को कह रहे हैं, तो ऑपोजिशन की तरफ से तर्क दिए गए कि इस पार्टी के अंदर महिला मुस्लिम कैंडिडेट्स ही नहीं है, एमपीज़ ही नहीं है, तो आप महिलाओं को कैसे कर रहे हैं? या आप नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम की इस बोर्ड के अंदर क्यों शामिल कर रहे हैं? तो ये रिलीजियस मैटर इसको बना करके देख रहे हैं वो। जहाँ पे महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा ना, वहां पे कभी भी आर्थिक उन्नति कभी नहीं होती है जी। जहाँ पे महिलाओं को रुलाया जाता है, आंखों में पानी लाया जाता है, उसको दबाया जाता है, वहां पे प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। इसलिए महिला आगे आना जरूरी है, और महिला आगे आती है तो कंट्रोल होता है। जैसे अभी ये ट्रिपल तलाक का हमारे कोर्ट ने पास किया था जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ट्रिपल तलाक का कानून बना। इसका फायदा किसको हुआ? मुस्लिम महिला को ही हुआ। मुस्लिम मेरी बहनें जो है वो सुरक्षित हो गई। नहीं तो छोटा मोटा झगड़ा हुआ, दारू पीते समय तलाक 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 बोल दिया, रिश्ता खत्म हो गया, कहाँ जाना उसने? हाँ, उसके मायके में भी 4-5 भाई बहनें हैं, कहाँ जाना उसने? तो ये इतने दब के रहती थी ना, तो इसका फायदा हुआ इसको। ऐसा अगर अभी इसमें 2 अगर सीट महिलाओं की आती है, उनके साथ डिस्कशन हो कि जो समाज सेवा के लिए जो प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं का सबलीकरण है, बराबर है, ये जो बच्चों का एजुकेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सब के तरफ प्रॉपरली एक रेशो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और गलत तरीके से काम नहीं चलेगा। और नॉन मुस्लिम का इसमें ये है, नॉन मुस्लिम इसमें प्रभावशाली नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मेजोरिटी इसमें मुस्लिम की ही रहने वाली है। नॉन मुस्लिम इसमें प्रभावशाली नहीं रहेगी कमेटी में, लेकिन कम से कम वो एडवाइस तो करेंगे, कम से कम एक अलग एंगल से तो देख पाएंगे, इसको देख के उसका इम्प्रूवमेंट जो है जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे और जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर, तो उनका एग्जैक्ट रोल क्या रहेगा इस कमेटी के अंदर? इसका रोल रहेगा कि जो डिसीजन है, ये डिसीजन जो है, डिसीजन में सजेशन देना, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखना, और प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना, ये इनका रोल है। तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं मतलब ये डिसीजन को, या उनके रिलीजियस मैटर जो हैं या कुछ ऐसा भावना है तो उससे कोई इनका फर्क नहीं पड़ेगा? पहली बात है कि वक्त बोर्ड या वक्त कानून ये रिलीजियस ही नहीं है, इसका रिलीजियस के पास कोई संबंध नहीं है, ये रिलीजियस नहीं है, पर्सनल लॉ से में नहीं बैठता है। ये
एक एंडोनमेंट फंड है जिससे दान किया गया है, और वो दान किया हुआ जिसने दान किया है उसकी इच्छा के अनुसार उसका विल्लेवट लगता या नहीं लगता, वो देखने के लिए ये देख रेख है। और किसी भी लैंड को ये नहीं, ये हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड है, ये हमारी, ये जो बोलते हैं ना, तो इसका अभी स्क्रूटिनी होगा, पहले स्क्रूटिनी होके फिर ही केस फाइल होगा, और केस फाइल होके उसका सर्वे जो है, जो कमिश्नर करता था, वक्त कमिश्नर करता था, अभी उसका सर्वे कलेक्टर करेगा। तो इसको, इसके लिए इसका प्रॉपर न्याय मिलेगा लोगों को। जो अननेसेसरी गरीब मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम भी परेशान हो जाते थे कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया जगह, तो अभी क्या करे, ट्राइब्यूनल में जाए, ट्राइब्यूनल के बाद ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है, उसमें क्या कोर्ट का इंटरफेयर नहीं कर सकता? ट्राइब्यूनल इंटरफेयर नहीं कर सकता था नहीं, ऐसा नहीं है। 95 का जो लॉ है, 95 के लॉ में हाईकोर्ट में जाने का प्रोविजन था, खाली अंडर 226, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन अभी जो चेंज हुआ है ना, इसमें बाकायदा ट्राइब्यूनल के बाद आप सीधा हाईकोर्ट में जा सकते हैं, और हाईकोर्ट के बाद हमारे कोर्ट में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और इसके कारण प्रॉपर रेगुलर अपील का अधिकार है, ये देना जरूरी है। खाली ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो इसके ऊपर डाला है ना, किसके, क्लेमी के ऊपर, क्लेमेंट के ऊपर नहीं, क्लेमी के ऊपर, ये थोड़ा गलत है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी अभी बदल होगा। ऐसा नहीं कि ये 25 का अमेंडमेंट एक्ट ये फाइनल है, इसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ आगे पीछे करने पड़ेंगे। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100 से ज़्यादा बार बदला है, वैसा इसमें भी बदल होगा, समाज के अनुसार बदल होगा। मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ व्यूवर्स को, वक्फ बोर्ड का। ये वक्फ बोर्ड जो है, ये वक्फ बोर्ड का कानून जो है ना, द मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 से शुरू हुआ है, 1913 ब्रिटिश कालीन, हाँ 1913 के बाद 1923 का कानून आया, उसके बाद आया 30 का कानून। ओके, ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस हुए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंट वक्फ एक्ट 1954 आया, बराबर है, और बाद में 54 के बाद 59, 64, 16 और 84 ऐसे अमेंडमेंट इसमें हुए हैं। और फिर 95 आया कानून, जो अभी फिर एग्जिस्टेंस में है, 95 का कानून। और ये कानून जो है, ये कानून ने फिर 54 का कानून रिपील कर लिया, और इसके बाद 95 का आने के बाद बड़ा अमेंडमेंट 2013 में आया, जो आपने डिस्कस किया था, और अभी वक्त अमेंडमेंट 2025 आया है। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पर्पस क्या है इसका, व्हाट इज द पर्पस। तो पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट इज ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रीवियस एक्ट एंड एनेक्टिंग द इफिशियंसी ऑफ वक्फ बोर्ड्स। वक्फ बोर्ड का इफिशियंसी बढ़ाना, डिजिटलाइजेशन बढ़ाना, अपडेटिंग द डेफिनेशन ऑफ वक्त। मैं बताऊंगा अभी जो उसमें जाऊंगा मैं अमेंडमेंट एक्ट में, तो कैसा कैसा चेंज किया है, क्या क्या चेंज किया है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये इसके मेन है। मेजर इशू क्या थे, इरिवोकेबल ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज, ये मेन इश्यूज था कि वर्क प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को भाई एक प्रॉपर्टी बोल देना, बराबर है, और प्रूव करो ये आपकी नहीं है करके, वक्त भी है ये, तो ये गलत है। लीगल डिस्प्यूट बहुत सारे बढ़ रहे थे, पुअर मैनेजमेंट हो चुका था, जुडिशियल ओवरसाइट नहीं था, यानी कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल, फिर एक 2-4 वो जो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर हैं उनको हाथ में लेके कुछ भी कर सकते थे ये लोग। और मिसयूज ऑफ वक्त लॉज, मिसयूज हुआ इसमें बहुत सारा। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वक्त एक्ट जो है वो एक चैलेंजिंग होने लगा था ये, इसलिए 2025 का आया। अभी इसका 2095 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें वक्त एक्ट 1995 का नामकरण अभी ये हुआ है कि यूनाइटेड वक्त मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025। अभी तो प्रेसिडेंट साहिबा का इसके ऊपर सिग्नेचर होने वाला है, फिर इसका एनेक्टमेंट होगा। हाँ सर, ये थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए कि अभी हमें फुल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में ये लॉ पास हो गया है। करेक्ट। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको साइन करेंगी, या अगर उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है तो एक बार वो बोलेगी इतने चेंज करो, अगर उनके पास पावर है वो, और वो एक बार चेंज करने के लिए बोलेंगी, चेंज करने नहीं किए तो वापस जाने के बाद शी इज बाउंड टू साइन इट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। वो साइन करने के बाद उसका नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफाई होगा, लेकिन उसका प्रोसीजर बनाना पड़ेगा
हाँ, मतलब ये प्रॉपरली। लागू कब से होगा? हाँ, तो प्रोसीजर होने के बाद फिर ये नोटिफाई होगा। मेरे ख्याल से 1 आधा साल, 1.5 साल इसको लगेगा अच्छा। एप्लीकेबल होने में। लेकिन कुछ सेक्शंस, कुछ पार्ट उसका एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे आईबीसी कोड है, हुँ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, ये 16 में आया, लेकिन कुछ पार्ट 16 में एप्लीकेबल किया, कुछ 18 में किया, कुछ 2020 में किया, और कुछ पार्ट जैसे इंडिविजुअल पार्टनरशिप का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो अभी तक भी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वो होगा। जी। लेकिन कुछ-कुछ जहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है, बराबर है कि जैसे कि वक्फ बोर्ड के आप ट्रस्टी हैं, बराबर है? आप लोगों ने प्रॉपर्टी ले लिया है और वो एकदम सस्ते दामों में, ये बेच तो नहीं सकते, हुँ, ट्रांसफर इसका अलाउड नहीं है, हुँ, बेच नहीं सकते, लेकिन लीज़ से दे सकते हैं। लेकिन अपने-अपने रिलेटिव्स लोगों को 20-20 रुपया मंथली रेंट पे इन्होंने लीज़ पे दिए हुए हैं। तो हुँ। ये पूरा इसके ऊपर कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है कि रीज़नेबल रेंट इसका क्या था, कैसा था, रीज़नेबल रेंट वगैरह अच्छा ये सर सब ये चीज़ें। बताइए कि जैसे अभी आपने बताया हुँ। लीज़ वाली बात, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या क्योंकि पहले वाले वक़्फ़ में ये है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी अगर आप वक़्फ़ में दे देते हैं, तो वापस किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो परमानेंट वक़्फ़ की लैंड हो गई। तो क्या अब ये मतलब क्लॉज़ेज़ में कुछ चेंजेज़ किया गया है कि क्या अब वक़्फ़ अपनी ज़मीन को बेच सकता है या अभी भी वो क्लॉज़ वो मेंटेन है? क्लॉज़ मेंटेन है, हुँ, क्योंकि दान की हुई प्रॉपर्टी है, वक़्फ को दान किया इसका मतलब वो अल्लाह का हो गया, हुँ, बराबर है? वो हुँ, अल्लाह का हुआ, यानी मुस्लिम का जो एक श्रद्धा है, हुँ। वो श्रद्धा और बहुत अच्छा श्रद्धा है कि अल्लाह का हो गया। तो अल्लाह का होने के बाद वापस उसको बेचना, ये करना इम्पोर्टेंट। लेकिन लीज़ से दे सकते हैं, जो गरीब उससे जो लोग हैं उनको रहने के लिए। हाँ, उसके जो रेंट आता है, वो रेंट से जो पैसा आता है, जो इनकम होता है, हुँ, वो इनकम से आप इंटरेस्ट फ्री, शरीयत शरीयत के लॉ के अनुसार हुँ, इंटरेस्ट फ्री लोन वो मुस्लिम लोगों को दे सकते हैं, गरीब हुँ, लोगों को दे सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा करेगा, लेकिन डेवलपमेंट करने का एंगल किसी का दिखता ही नहीं है। हुँ। आज 22 करोड़ मुसलमान हैं देश में। मुझे नहीं लगता है कि 22 लाख मुसलमानों को ये वक्फ बोर्ड का कोई फायदा हुआ होगा। अच्छा। थोड़ा सा इसका सर्वे करना चाहिए, आप आपके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं हुँ, कि कितने मुसलमानों को इसका फायदा हुआ है। 22 करोड़ में से 22 लाख को भी अगर हो जाता है ना, हुँ, तो भी समझेंगे कि ये वक्फ बोर्ड जो चला रहे हैं, ये इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। हुँ। लेकिन जो मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, सब करता है, और वो श्रद्धा के अनुसार वो देता है वक्फ बोर्ड को, और उसका अगर विल्लेवाट किसी के गले में जाने लगता है, कुछ-कुछ जगह पे प्रॉपर्टी बेची गई है। पर ये तो लिटरली, अलाउड नहीं है। हाँ, अलाउड नहीं है। इसका कंट्रोल ही नहीं किसी का। गवर्नमेंट का इंटरफेयर ही नहीं था। हुँ, अभी गवर्नमेंट का इंटरफेयर जब आ जाएगा, प्रशासन, गवर्नमेंट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट, लॉ, प्रशासन का, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रशासन का जब इंटरफेयर आ जाएगा, तो इसमें काफ़ी चीज़ें सुधार होगी। दूसरी बात क्या है, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर उसको हुँ, बेटा नहीं है, इसका मतलब उसको वारिस ही नहीं है, ऐसा मानते हैं। हुँ। और फिर पूरा वक़्त के पास वो पर प्रॉपर्टी चला बेटी को जाएगा। तो ट्रांसफ़र होना अरे! चाहिए। बेटी है, विडो है, हुँ, उसको राइट है। और तो उसका राइट अगर अभी अभी किया है, तो मतलब ये 25 के पहले कानून नहीं में। था, उनकी नहीं था, बेटी या जो विडो वाइफ़ है उनको नहीं जा सकता है नहीं ये? था। अभी सेक्शन 3 में, हुँ, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C, इसमें ये चेंजेस किए हैं कि जब तक आप वो, उसका जो अधिकार है, हुँ, वुमन का जो अधिकार है, वो विडो हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी घर में है लेडीज़, उनका जो अधिकार है, वो उनका अधिकार देना चाहिए। जैसा हुँ, हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट में 2005 का एक्ट आया, हुँ, उसमें मेल को पार्टनर को जो अधिकार थे, वो फीमेल को पार्टनर को भी मिले, हुँ, वेदर सी इज बॉर्न आफ्टर दैट डे और बिफोर दैट डे, हुँ, या जिसकी प्रॉपर्टी वो पहले जन्म को आया या बाद में जन्म को आया, इट मेक्स नो डिफरेंस। हुँ, व्हेन you are is there, female is there, she have the equal right like a male. तो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ होना ही चाहिए। हुँ, और इस्लाम धर्म में भी स्त्री को, लेडीज को मान्यता दी है, इसको भी बराबरी का अधिकार दिया है। लेकिन कुछ लोग औरतों को पैर की जूती ही बनाने चाहते हैं, कुछ लोग औरतों को बराबर का दर्जा देना ही नहीं चाहते, हुँ, और ऐसे लोग हर जगह पे जो है, जिसको मेल डोमिनेटिंग नेचर का जो रहता है ना, ये रहता है। और इससे क्या होता, फिर वो समाज पिछड़ा रहता है। और मैं चाहता हूँ भारत के विकास के लिए मुसलमान आगे आए, मुसलमान का बहुत अच्छा विकास होना चाहिए, क्योंकि आज मुस्लिम देखता हूँ मैं कि ये लगभग 2% भी मुस्लिम नौकरी में नहीं है,
98% मुस्लिम, 98% ये रोजगार उद्योग में है। इनका बहुत अच्छा हाथभार भारत की इकोनॉमी को लगता है, जैसा मारवाड़ी समाज का, गुजराती समाज का रखता है, वैसा इनका भी लगता है। लेकिन ये दारिद्र्य में है, इतनी बड़ी लैंड है। आज आर्मी के पास सबसे ज्यादा है, बाद में रेलवे के पास है, बराबर है, और अभी ये वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ है। इतने लैंड होने के बावजूद भी आज मुस्लिम कम्युनिटी कैसे रहती है? आप जाइए उनके मोहल्ले में जाइए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनों को ऐसे देखते हुए बहुत बुरा लगता है। इनका सुधार होना चाहिए, और ये सुधार होने के लिए ये जो कानून है ना, एक कानून बहुत योगदान देगा और बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खास करके जो ऑपोजिशन में हैं, उनका ये कहना है कि ये जो लॉ है, ये जो अमेंडमेंट की गई है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसलिए वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो एक लॉ को, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले 370 को भी चैलेंज किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि नहीं नहीं ये सब ठीक है। तो क्या ऐसे ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला आने की उम्मीद है? और पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि कैसे किसी लॉ को हम चैलेंज कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? पहली बात है कि सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेटिव जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जुडिशरी पार्लियामेंट में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन जुडिशरी में पार्लियामेंट में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारे पिलर हैं, लोकतंत्र के जो पिलर है ना, ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट है, बराबर है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ऐसे तीन हैं, और फोर्थ फ्लोर आपका मीडिया का है। तो ये इसलिए लोकतंत्र बना है। अभी क्या है कि अभी ये कानून बना नहीं है, कानून बनने के बाद इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बिल के फॉर्म में नहीं कर सकते। अभी राष्ट्रपति साहिबा का सिग्नेचर होगा, अभी ये अंडर प्रोसेस है, ये लेजिस्लेशन का मामला है। अभी लेजिस्लेशन के मामले में बीच में ही अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, नोटिस निकालेगा, हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दोनों जगह पे जा सकते हैं ये लोग, लेकिन वो नोटिस निकालेगा, ऐसा नहीं होगा, बराबर है। वो एडमिट करवा लेंगे, बराबर है, और पेंडिंग जैसा 370 का मैटर है, एडमिट करवा लिया, बाद में कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद वो सुनवाई के लिए आया, क्योंकि जब तक उसका कानून में रूपांतर नहीं होता है, बराबर है, तब तक जुडिशियल रिव्यू देने का जो अधिकार है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं है। इसलिए अभी वो बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हम तो क्या कोर्ट में जाएंगे, कमेंट भी नहीं कर सकता है? मतलब ऐसे करेगा तो भी वो फिर हस्तक्षेप होगा। अच्छा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, ये इसमें हस्तक्षेप होगा, तो थोड़ा सा फिर वो बवंडर अलग होगा। इसलिए जनरली जजेस लोग संभालते ये चीज़ों को, और हमारे एपेक्स कोर्ट के जजेस तो बहुत वाइज है, बहुत होशियार है, इसलिए ये कोई चीज़ ऐसे नहीं करेंगे कि जो चीज़ वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में गड़बड़ करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा सर, आप बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप थोड़ा ये बताइए, एक दो केसेस हमें बताइए वक्फ वाले, जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी व्यक्ति की ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया हो, उसके बाद उसको बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी हो। ये कुछ ऐसा एक दो केसेस अगर आप शेयर कर पाएं। अभी 2-3 हैं। एक तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इसका कर्नाटक का जो मुसलमान मेरे पास आया था जी, उन्होंने कैसा किया था, वो बताया था मैंने आपको। और एक तमिलनाडु में 4-5 गांव है, 4-5 गांव शांति से रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर डायरेक्ट वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया भाई एक पूरी 5 गांव की जमीन है ना, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। परेशान हो गए, कैसा तो भी कमाना खाना ये काम चल रहा था, और फिर वो छोड़ के उनको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ा, उनको मतलब बताना पड़ा। 5 गांव के लोग? हाँ, वो 5 गांव के लोग हैं। हाँ, अभी वेस्ट बंगाल में आर्मी की लैंड ही हड़प कर ली है वक्फ बोर्ड ने, और उस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाया है। तो आर्मी को मतलब अब बताना पड़ेगा कि नहीं इस लैंड के ओरिजिनल ओनर हम हैं, अब वक्फ बोर्ड नहीं है। तो वक्फ बोर्ड किस आधार पे क्लेम करता है? कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। हमने बोल दिया ना भाई आपका ये स्टूडियो हो, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, तो हो गया हमारा ये प्रॉपर्टी, आप प्रूव करो वक्फ बोर्ड का कैसा नहीं है, ऐसा चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी क्लेम करने के पहले उसका स्क्रूटिनी होगा आपका पहला। अच्छा, नए कानून के अनुसार उसका स्क्रूटिनी होगा, स्क्रूटिनी होने के बाद ही उसको क्लेम कर सकते हैं। अच्छा सर, बहुत कई सारे जो एमपीज थे उन्होंने ये तर्क दिया उसमें बहस के दौरान कि बहुत सारी ज़मीन जो है वो मुगलों के समय से पास ऑन होती चली आ रही है,
तो उस दौरान उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। कुछ रिकॉर्ड्स जो थे वो जब ब्रिटिश डिपार्टमेंट आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उनके दौरान वो कहीं गायब हो गए। और जब ब्रिटिश से हमारा देश जब आज़ाद हुआ और हमारी सरकार ने सब चीज़ें सँभाली, तो उस समय कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं कहीं गायब हो गए। तो ऐसे चलते बहुत सारी जो रिकॉर्डेड लैंड्स है उसका भी रिकॉर्ड नहीं है। तो कहीं न कहीं वो लैंड भी चली जाएगी वक्फ बोर्ड की, अगर ये लॉ मतलब एक्टिव हो जाता यस है। यस, ये जाने वाली है। और अभी एक संशोधन जो नया हुआ है, नए संशोधन में है, गवर्नमेंट के किसी भी लैंड के ऊपर वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर सकता। हुँ। और आर्मी की लैंड गवर्नमेंट की ही लैंड होती है। अगर जैसे आज़ादी हाँ, से पहले और जो ऑलरेडी उन्होंने क्लेम किए गवर्नमेंट हाँ, के लैंड को, उनको खाली करना पड़ेगा। मतलब जैसे आज़ादी से पहले वो रेलवे की ज़मीन नहीं थी, आर्मी की ज़मीन नहीं थी, वो यस। वक़्फ के पास थी। लेकिन हाँ, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ अपना जो नोटिफ़ाई किया कि भई हम इस लैंड को सो एंड सो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो आर्मी के पास या रेलवे के पास चली गई है। तो क्या ऐसे में नहीं, फिर यहाँ पे क्लेमेंट मतलब किसका क्लेम स्ट्रॉन्ग होगा? रेलवे या आर्मी का या फिर वक़्फ का? अ, कानून के अनुसार जो अमेंडमेंट हुआ कानून है, तो हुँ, गवर्नमेंट के किसी भी लैंड के ऊपर अभी वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर सकता। अगर ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो उनको वो जगह छोड़ना पड़ेगा। हुँ, और जो आप मुगल की बात कर रहे थे, हुँ, तो पहली बात ये है कि हमारे देश में मुगल का कुछ भी जमीन ओरिजिनली नहीं था। हुँ। मुगल ये हमारे देश के ओरिजिनल एम्पायर है ही नहीं। ये नहीं जैसे बाहर से आए बाहर लेकिन से आए तो वो सिंस और अकबर ऑफ वैसे ही, हाँ, वैसे ही फिर ब्रिटिश आए। हुँ, जैसा मुगल लोगों ने टेक ओवर कर लिया, हुँ, बाद में मराठी लोगों ने टेक ओवर किया। हुँ, मराठी लोगों का साम्राज्य पूरा, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, उसको हुँ, अभिमान है मुझे उस हुँ, चीज का। मराठी लोगों ने तंजावर से लेके कटक तक पूरा राज्य प्रस्थापित किया। हुँ, आखिरी मुगल बादशाह जो था वो भी हमारे कंट्रोल में था। हुँ, बराबर है, वो मराठी का राज था। फिर ब्रिटिश के में आखिरी जो राज्य विलीन हुआ वो मराठी का, हमारा पेशवा का राज्य हुआ, छत्रपति का, हुँ, वो विलीन हुआ। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश आ गए, तो मुगल से काफी जमीनें मराठी ने ले ली थी। हुँ, बराबर है, मराठी लोगों ने ली थी, और मराठी लोगों से फिर ब्रिटिश ने ले लिए। हुँ, और फिर ब्रिटिश के बाद आजाद हिंदुस्तान हुआ है। हुँ, तो फिर यहाँ पे वक्फ बोर्ड का कैसा कानून कैसा चलेगा? लेकिन जो ऑलरेडी सही में है, जो डीड मेन क्या है, यहाँ पे वक्फ, जो मुसलमान के पास प्रॉपर्टी है, जो दान देना चाहता है प्रॉपर्टी का, बराबर है, जो खुद की ओनरशिप प्रॉपर्टी है उसकी, वो दान दे सकता है। वो दान देना है, वो उसका विल्लेवाट लगाना है, इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। कि जो लैंड हमारी है ही नहीं उसके ऊपर क्लेम करके लैंड हड़प करना और 4-5 जो गिने चुने लोग हैं उनका ही फायदा करना, ये चीजें अच्छी नहीं है। और सर एक एमपी हमारे ये भी कह रहे थे कि बहुत सारी ज़मीन जो है मोस्टली जो मेजॉरिटी ज़मीन है वक्फ की वो कब्रिस्तान में यूज़ होती है और बहुत कम पोर्शन है करीब 20 या 25% ज़मीन का जो है उसी पे बाकी जो वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं, बाकी अराउंड 75 टू 80% वो कब्रिस्तान में है। तो अगर वो वाली ज़मीन जिस पे डिस्प्यूट है और उस पे कब्रिस्तान है तो फिर क्या कब्रिस्तान को रिलोकेट किया जाएगा नहीं, नहीं या करेंगे, कुछ ऐसा? नहीं करेंगे। जो खाली जमीन है, जहाँ पे रिलीजियस कुछ भी, ये जैसा मस्जिद नहीं है या ऐसे खाली ग्राउंड ऐसी है। खाली ग्राउंड है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधा है, ऐसी जगह पे गवर्नमेंट की जगह वो खाली कर लेंगे। हुँ। बाकी चीज के लिए थोड़ा सा जुडिशियल प्रोसेस रहेगा, जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार ही वो कार्यवाही होगी उसकी। अच्छा, हम्म, तो सर जैसे हमने बाकी सब तो एस्पेक्ट इसमें कवर कर लिए, लेकिन आप ये बताइए कि आए दिन जैसे वक़्फ़ का केस हो गया, तमाम तरह के जो केसेज़ होते हैं, ख़ास करके पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, तो हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और उसके बाद उस पे हियरिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में क्या हम किसी भी केस के लिए अपील कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक हमें सुना है कि हम लोअर कोर्ट से अपील करते हुए आते हैं, फिर वो हाई कोर्ट तक पहुँचता है, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये फॉर सर्टेन केसेज़ ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों प्रेफ़रेंस मिल जाती है और बाकी केसेस के लिए ये लोअर कोर्ट से क्यों चलता शुरू होता है? क्या होता है, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड अपीलेट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के दो टाइप की जुरिडिक्शन मेन क्लासिफाइड है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आर्टिकल 32 आता है, पीआईएल आता है। हुँ, आर्टिकल 32 इसको फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुँ, कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये अनुसार नेशनल इंपॉर्टेंस कोई अगर इशू है, नेशनल इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं, हुँ, नेशनल इंपॉर्टेंस कोई इशू है, पूरे नेशनल में है, तो फिर उसको आर्टिकल 32 इवोक करते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 इवोक करने के पहले सपोज़ एक इलेक्टोरल प्रोसेस बॉन्ड्स थे। रहता है हुँ, कि भाई गवर्नमेंट के जनरली रीट पिटिशन गवर्नमेंट के खिलाफ ही होता है, हुँ, पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ रीट पिटिशन फाइल नहीं होता है, हुँ, नाइदर इन हाई कोर्ट नाइदर इन नॉर इन सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। लेकिन गवर्नमेंट को आपको रिप्रेजेंटेशन देना है कि भाई हम हमारा बोलना ऐसा ऐसा है, आप इतना इतना करो। अगर गवर्नमेंट नहीं करता है
तो फिर कॉज ऑफ एक्शन होता है, झगड़ा होता है, फिर आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पावर है, वही पावर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने 226 में दिए हुए हैं, और 227 में एडिशनल इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ का भी पावर है। यानी कि मैं फंडामेंटल राइट की इंफ्रिंजमेंट की बात करूं या रीट पिटिशन की बात करूं, तो रीट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट में 226 एंड 227 के अनुसार जाता है। इसलिए कोई किसी को भी अगर रीट फाइल करना है तो उसने पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टी मैटर, मैट्रोमोनियल मैटर्स रहते हैं, सर्विस मैटर्स रहते हैं, जैसे कैट से हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ये रेगुलर अपील है। हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट देता है तो वो अपील अलग रहता है, हाई कोर्ट अपील सर्टिफिकेट नहीं देता है तो अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अगेंस्ट एनी जुडिशियल ऑर्डर यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एंटरटेन प्रैक्टिकली नहीं करता है, क्योंकि हर एक आदमी डायरेक्ट आने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो केसेस हैं, ये टाइप की केसेस हैं, या 370 की केसेस होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की केसेस है, ये केसेस में नेशनल इंपॉर्टेंस के कारण है, इसको आपको डायरेक्ट कभी कभी वो एंटरटेन कर लेते हैं जी। और कभी कभी अगर उनको लगता है एंटरटेन नहीं करना है तो वो बोलते हैं गो इन अप्रोच टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे देते करने के लिए, तो उसके बाद केस हाई कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है। हाँ, हाई कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है तो हाई कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का और एक जुरिडिक्शन रहता है, ट्रांसफर जुरिडिक्शन रहता है कि इस स्टेट का केस दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है, तो उसमें या ये हाई कोर्ट को भी राइट नहीं, वो हाई कोर्ट को भी राइट नहीं है, तो दोनों में या है। सेम स्टेट में अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना है तो हाई कोर्ट करेगा, लेकिन दो राज्य के बीच में ट्रांसफर है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रेसिडेंट रेफरेंस जो रहता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल जुरिडिक्शन है उसका। प्रेसिडेंट को कुछ भी, अभी जैसा भी प्रेसिडेंट साहिबा को अगर ये बिल को साइन करने के पहले कुछ दिमाग में आता है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस मांग सकती है। ओके, बराबर है, वो रेफरेंस के अनुसार वो सुप्रीम कोर्ट में चलता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कुछ भी मैटर है, इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट है जी। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतने ओवरलोडेड है, हमारे जजेस इतने ओवरलोडेड है, आप यकीन नहीं करेंगे, वो 13-13, 14-14 घंटा काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी काम करते रहते हैं। लोगों को लगता है कि इनको छुट्टी है, हमारे वेकेशन कोड चालू रहता है, समर वेकेशन रहती है, छुट्टी रहती है। हम वकील लोग तो मना लेते हैं, हम तो जाते हैं, हमारे जूनियर को खड़ा कर देते हैं, लेकिन वेकेशन बेंचेस चालू रहते हैं, वो थोड़ा सा मैनेज करके है, क्योंकि 24 आवर्स का जुडिशरी है हमारा। रात को कभी कभी 3 बजे भी कोर्ट हमारा खुलता है। तो ऐसे ही जुडिशरी है, बहुत ओवर बर्डन है। इसलिए लोगों ने भी एक समझना चाहिए कि छोटी चीजें के लिए कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ करने के बजाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सिस्टम रहता है, कॉम्प्रोमाइज करना, ये करना, बात करना, ये चीजें यही है। और जो समाज के हित में है उसको क्यों मिसगाइड करते हैं? आज ये इतना अच्छा वक्फ बोर्ड का बिल आया है, इसके कारण मुस्लिम समाज का भला होगा, मेन स्ट्रीमलाइन में आएंगे, समाज को घर मिलेगा, समाज को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होने के बाद जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, ये सब चीजें होगी, बराबर है। और वो होने के बाद है ऐसे ही कॉमन सिविल कोड का भी मैं बताता हूँ। कॉमन सिविल कोड का मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आयुष आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। फर्क पड़ेगा कॉमन सिविल कोड का मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि आज जो है, आज हमारी बहनों को तो थोड़ा सा, मुस्लिम बहनों को तो हमने थोड़ा सा ट्रिपल तलाक से तो आजादी दे दी है, लेकिन 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां, ये जो प्रकरण चल रहा है, इसके कारण आज भी दबी हुई है। नहीं, तो हम इसको नाराज करेंगे, दूसरी शादी करेंगे। वो कहेंगे कि हमारे रिलीजन में इंटरफेयर किया जा रहा है, क्योंकि रिलीजन में इसका प्रावधान है कि आप 2 शादी या मल्टीपल 4 शादी तक आप कर सकते हैं, इस्लाम में ऐसा कहा गया है। बराबर है। कॉमन सिविल कोड जो है, एक कॉमन सिविल कोड अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो पार्लियामेंट ये किसी भी रिलीजियस ग्रंथ के ऊपर है। हमारा जो सिस्टम है, पार्लियामेंट किसी भी रिलीजियस ग्रंथ के ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, बाद में धर्म है। मैं रोज गीता पढ़ता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 पे, गीता नंबर 2 पे। ऐसा ही हर आदमी ने समझना चाहिए कि वक्त है। और मुझे बोलने के लिए अच्छा लगता है ये चीजें कि इस्लाम धर्म में भी, मैंने एक नवरात्रि में मेरे उपवास रहते हैं, नवरात्रि में मैं कोई न कोई धर्म का अध्ययन करता हूं, तो एक नवरात्रि में मैंने कुरान भी पढ़ा था, एक नवरात्रि में बाइबल भी पढ़ा है, हिंदू के थे सभी ग्रंथ हो गए हैं, वापस रिपीट भी हो रहा है।
तो कुरान में भी वतन परस्ती का प्रिंसिपल है, जो अपने वतन कंट्री में, फर्स्ट। हाँ, कंट्री फर्स्ट का प्रिंसिपल है, वतन परस्ती है। अगर कुरान को मानने वाला, कुरान को समझने वाला सच्चा मुसलमान है ना, तो वो अपने देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये चीजें है, लेकिन ये एजुकेटेड लोगों को समझ में आती है। अभी देखिए, ये जो गिने चुने लोग आवाज उठा रहे हैं, खाली कॉमन मुसलमान जो है, जो रोजंदारी करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसका उलट उसके बेनिफिट में है जो एजुकेटेड लोग है। मैं तो बोलता हूं, ये पॉडकास्ट जो देख रहा है ना, वो मुसलमान है, तो उन्होंने बाकी मुसलमान को बोलना चाहिए कि सही में इसमें क्या है, कितना प्रोटेक्शन दिया है, कितने अच्छे दिया है, कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है, डिजिटलाइजेशन होने वाला है, हर चीज का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, गरीब लोगों को इसका फायदा होगा, वुमन को अधिकार अच्छा मिलेगा, बहनें सुरक्षित हो जाएगी, उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी में जो राइट है वो सेफ हो जाएगा, सही मिलेगा। ऐसा तो ये सब चीजें अगर प्रॉपरली समझा दिए जाते हैं ना, जो एजुकेटेड समाज के लोगों ने थोड़ा सा अनएजुकेटेड लोगों को समझाने का कोशिश अगर करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे लेवल पे चली जाएगी। और मेरे ख्याल से अमन और शांति हमारे देश में आना बहुत मुश्किल नहीं है, बराबर है। पॉलिटिकल लोगों ने भी थोड़ा पॉलिटिक्स की जगह पे करो, लेकिन इतना भी मत गिरो कि 2014 को इलेक्शन आ रहा है, 2013 को ऐसे अमेंडमेंट कर रहे हैं तुष्टिकरण के लिए कि उसके कारण कितनी जमीनें उसमें उनके गले में जा रही है। तो ये भी अच्छा चीज नहीं है। अच्छा सर, चलते चलते हमें ना एक लास्ट ये बताइए कि अभी एक प्रावधान ये भी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के राइट को सेव करते हुए, मतलब उनके लिए जमीन या उनके लिए जायदाद छोड़ते हुए या उनको बिल्कुल से किनारे ना करके और सारी जमीन वक्फ में ट्रांसफर नहीं कर सकता है जैसे कि पहले होता था। तो इसको लेकर के हमारे जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं उन्होंने इसको क्लेम किया है कि भाई आप हिंदूज में भी तो इस तरह की चीजें होती हैं, आप हिंदूज में क्यों नहीं चेंज करते हैं, आपने मुस्लिम्स में क्यों किया है कि वो मुस्लिम व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे या वक्फ को दे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों का राइट पहले थोड़ा सा वो करिए, अपने बच्चों के लिए जमीन छोड़िए, उसके बाद आप वक्फ में दे सकते हैं। इसके लिए कॉमन सिविल कोड आना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मानवता के अधिकार के ऊपर, मानवता का अगर देखते हैं ना, तो जैसा अभी हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार मैं बताता हूं कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद खरीदी हुई, खुद ने कमाई हुई प्रॉपर्टी है, तो हम कैसा भी उसको दे सकते हैं। हम बच्चों को दे या ना दे, किसी को भी दान करें, प्रॉपर्टी ओनर की मर्जी। ओके, लेकिन परंपरागत चली आई हुई प्रॉपर्टी है ना, उसमें बच्चे जब होते हैं ना, बाय बर्थ उसको राइट मिल जाता है उसमें। अच्छा, जो फैमिली में जो है परिवार से प्रॉपर्टी, पारिवारिक संपत्ति, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाएगी। जो आपने अपने पैसे से खरीदी है हिंदू सेक्शन एक्ट में, वो आप अपनी मर्जी से उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। यस, और कॉमन सिविल कोड जब आएगा तब इसमें भी संशोधन होना जरूरी है कि बच्चों को फिर क्या होता है कि एरोगेंट हो जाते हैं माँ बाप, मैंने कमाई हुई संपत्ति है, मैं क्यों दूंगा, तो बच्चे ने क्या दबके रहना, एटलीस्ट 25% तो भी बच्चों को दो, आपने जन्म दिया है, बराबर है। एटलीस्ट बेसिक एक मकान, एक आधा ऑफिस, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है अच्छी तो एक 30% तो भी आप बच्चों का अधिकार रखना चाहिए उसमें, प्रोवाइडेड दैट, जैसा सीनियर सिटीजन एक्ट आया 2007 का, प्रोवाइडेड दैट बच्चों ने जी लगाना चाहिए, नहीं लगाया तो वापस हो जाएगा, ऐसा करते हैं। और 75% जो है वो आपको जिसको देना है इसका दे सकते हैं। ऐसा दोनों समाज के, यानी कि कॉमन लेवल पे भारत में जितनी भी जनता रहती है, जितने भी धर्म लोग रहते हैं, उनका अगर पूरा कॉमन कंडक्ट अगर सिविल कोड आ जाता है ना, ये बहुत अच्छा है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, हमारा जो चैप्टर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्लियर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आज तक 25 एक जजमेंट में पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया है कि कॉमन सिविल कोड जल्दी की जल्दी लाइए, जल्दी की जल्दी लाइए। लाने की इच्छा हर गवर्नमेंट की है, मैं ये नहीं बोलता, पर वो अपनी मजबूरियां हैं, पॉलिटिकल मजबूरियां बीजेपी गवर्नमेंट की, इसके पहले भी गवर्नमेंट की थी, इसलिए आगे आने वाले भी गवर्नमेंट की थी, लेकिन वो एक जो माहौल क्रिएट होना चाहिए ना, वो माहौल नहीं हो रहा है। बस वो एकदम माहौल हो जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा, और उसके कारण फिर मुस्लिम जो लोग हैं ये भी प्रगति करेंगे, हम लोग भी प्रगति करेंगे, और हमारा देश एक विकास के शिखर पे होगा जो हम आज जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है और हमारा है। हम वकील लोग अगर जागरूक रहते हैं और आप पत्रकार लोग अगर जागरूक रहते हैं, तो ये तीनों स्तंभ जो है लोकतंत्र के, ये अच्छा काम करते हैं। इसलिए हम दोनों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है जी। तो आई होप सर हमने सारे इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। चलते चलते आपको कोई मैसेज वक्फ बिल को लेकर के हमारे व्यूअर्स के लिए?
मुझे चलते-चलते इतना ही करना है कि वक़्त का अमेंडमेंट के जो बिल हैं, वो अमेंडमेंट बिल प्रॉपर्ली पढ़िए। उसमें 48 सेक्शंस अलग-अलग दिए हैं, किस ढंग से दिए हैं, और फिर खुद का मन बनाइए। और वक़्त एक्ट 95 भी पढ़िए, बराबर है। और ये जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, इसमें भी इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। जहाँ पे देख रहे हैं ये, इसमें भी इसकी लिंक मिल जाएगी। वो पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका मन बनाइए। खाली ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कौन क्या फतवा निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके में मत जाइए। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के क्रिश्चियन हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान पहले है, भारत पहले है, मजहब 2 नंबर पे है। अगर हम अमन शांति से रहेंगे तो हम हिंदुस्तान को एक टॉप पे पहुंचाएंगे। जी, आई होप हमारे व्यूवर्स को वक्फ से लेकर के जो तमाम तरह के डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और सर ने काफ़ी अच्छा मैसेज भी दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए या हमारे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। हम सर से पूछ करके उसका सही जवाब आप तक लेकर के ज़रूर आएंगे। और ऐसे तमाम वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।